वक्त है। चिराग, ये चल क्या रहा है महागठबंधन में? 12 सीट ऐसी हैं आमने सामने, वहाँ टकराव चल रहा है। अशोक गहलोत आज आए हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने के लिए, क्या हो रहा है? तो ये इसको फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीति में फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है। मैं नहीं मानता दोस्ताना संघर्ष नाम की कोई चीज़ कम से कम चुनावी रण में तो नहीं हो सकती है। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग that can be called as a friendly fight. Having said it all, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है, जिस तरीके से अविश्वास का भाव देखने को मिला है महागठबंधन के घटक दलों के बीच में ही, ये दर्शाता है कि जो नेतृत्व गठबंधन में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा। ये कहना कि भैया एक विधानसभा में हम इनके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं बट बाकी जगह हम साथ दे रहे हैं, कैसे होगा? एक जिले में अगर 6 विधानसभा हैं और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के नेता को की नीतियों को आप कोस रहे हैं, उनको आप गाली देने का काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे ये लगता है कि बाकी की 6-5 विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा और कैसे इसकी परछाई पूरे राज्य में नहीं जाएगी? जिस तरीके से महागठबंधन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए विभिन्न घटक दलों ने गठबंधन की तिलांजलि देने का कार्य किया है, ये दर्शाता है कि इन दलों के लिए सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं मायने रखती हैं, बिहार के लोगों की नहीं। आज फिर बड़ा वादा किया है जीविका दीदियों को, मतलब परमानेंट नौकरी, फिर कह रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है संविदा पे सबको परमानेंट कर देंगे। आपने भी देखा होगा ये सब जो आज वादे तेजस्वी ने। जीविका की सोच किसकी रही है? मुख्यमंत्री जी की रही है। आपके पास भी तो थे ना 15 साल, क्यों नहीं आपने किसी एक ऐसी सोच को आपने धरातल पर उतारने का कार्य किया? क्यों नहीं आपने बिहार को विकसित बनाने के लिए उस वक्त वो रोड मैप तैयार किया जब 15 साल निरंतरता में आपके पास मौका था? आज जितनी बातें आप कर रहे हैं, जितने वादे आप कर रहे हैं, लोगों को लुभावने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आप उस वक्त भी कर सकते थे जब लगातार आपके पास सत्ता थी। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके पास अपना कोई विजन नहीं है। महागठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए की जो सोच, जो हम लोगों ने देश भर में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लागू करने का कार्य किया, उसी में गुणा भाग जोड़ करके ये उसको प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। सरकारी नौकरियां देना, जीविका दीदी को 30,000 सैलरी देना, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट कर देना, ये लगता है फिजिबल है चिराग? ये तो नेता प्रतिपक्ष ही बताएंगे। अगर इतने ही बड़े वो अर्थशास्त्री हैं और इतने ही बड़े वो ज्ञानी हैं, आप मुझे बताइए ना, 2.5-3 करोड़ परिवार हैं यहाँ पे, जिसमें से एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का कार्य का ये वादा कर रहे हैं। मुझे बिहार का कुल बजट बता दीजिए, कितना बजट है? लगभग 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास का। 9 लाख करोड़ की ये सैलरी की बात कर रहे हैं, प्लस अब जो ये और वृद्धि करने का बात कर रहे हैं। राजस्व कहाँ से लाएंगे? रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? बताए ना तेजस्वी, एक बार रोड मैप तो दिखा दीजिए प्रभु, हम लोग भी मान जाएंगे कि भाई आपसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हो सकता। अगर आपके पास इतना राजस्व अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं बिहार राज्य से, ताकि आप ये सारे वादों को आप पूरा कर सकें, तो आप उसके लिए एक बार उसका खाका भी लोगों का कैंपेन फुल स्विंग में चल रहा है, लेकिन तेजस्वी या एनडीए महागठबंधन ने अभी तक शुरुआत तक नहीं की है और गांठ तो आप देख ही रहे हैं। अब कल हो सकता है एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। एसी कमरे से निकलने में तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ इन लोग की समस्याओं को। महागठबंधन के तमाम नेता थोड़े आराम से रहने के आदी हैं। आज अशोक गहलोत जी आए हैं इतने समय के बाद, उनको याद आया कि भैया उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जब पूरा बंटाधार हो गया महागठबंधन का, तब उनको याद आया कि भाई जाएं वहाँ पे, जाकर यहाँ पे कार्य करें। इस तरीके से नहीं होता। आप यहाँ पे एनडीए के तमाम नेताओं को देखिए, हमारे तमाम अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को, तमाम प्रभारियों को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग चुका है प्रभु। परसों अब हम लोग उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी दी गई, यहाँ पे पाटिल साहब को जिम्मेदारी दी गई, मौर्य जी को जिम्मेदारी दी गई। सब लोग निरंतरता में यहाँ पे रह के, केंद्रीय गृह मंत्री 3-3 दिन तक यहाँ पे रहते हैं। बट इनके नेताओं को देखिए कब याद आती है, जब पूरा बंटाधार हो जाता है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष को चुनाव प्रचार में निकलने तक की फुर्सत नहीं मिली है, जबकि दूसरे चरण का
नामांकन, बल्कि नामांकन की सारी प्रक्रिया खत्म हो गई, दूसरा चरण क्या, उसके बाद कोई चरण ही नहीं है, सारी प्रक्रिया खत्म हो गई, अभी तक इनको फुर्सत नहीं है। प्राथमिकता दर्शाता है कि इनके लिए आराम ज्यादा मायने रखता है। एक सवाल पूछता हूँ, प्रशांत किशोर जब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या संदेश जाता है? उन्होंने कहा था कि पार्टी बनाई 243 पे लड़ेंगे, खुद उनको लड़ना चाहिए था क्या? बिल्कुल लड़ना चाहिए। यू हैव टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप किसी एक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं और अगर आप उसके नेतृत्व में खुद ही कहीं पिछड़ते हुए दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा संगठन डिमोरलाइज होता है, आपके तमाम कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं। जब प्रशांत जी अगर खुद चुनाव लड़ते, मैं ये मानता हूँ, और उनके पास तो मौका भी था, चुनाव तो मैं खुद लड़ना चाहता था, मेरी खुद की दिली इच्छा थी, पर नेगोशिएशंस इतने डिले हुए और जब तक हम लोगों ने फाइनलाइज किया तब तक नामांकन की लास्ट डेट्स आ गई थी। तो ऐसे में मेरे प्रत्याशियों को मैं लड़ा पाऊँ वो मेरी प्राथमिकता बन गई थी। अगर बट मेरे पास समय होता मैं 100% मैं खुद लड़ता, बट आपके पास तो समय था ना, आपको तो किसी से गठबंधन नहीं करना था। आप तो काफी समय से आप प्रत्याशियों की सूची भी आप तैयार कर रहे थे, 3 साल से आप घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले अपने लिए आपको सीट तय करनी थी कहाँ से आपको लड़ना है। नहीं लड़ना कहीं ना कहीं अभी तक इनकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी रही है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि संभवतः या तो ये आगे आने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या इनके पास फीडबैक है क्योंकि ये इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं कि शायद इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। एनडीए के लिए डील जो है डन है क्या पूरा? एनडीए के लिए डील डन है पूरा इस बार चुनाव? 100% एनडीए इस बार मजबूत सरकार बना रही है 14 नवंबर को, कहीं कोई संदेह नहीं है।